हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएलजी में। आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट, 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी अपडेट और वहीं 19,000 सीटों की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम। एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट आर्डर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को लेकर के बड़ी कार्रवाई। डीजी सर और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से मुलाकात संपन्न। बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। केंद्र की तर्ज पर यूपी में पुरानी पेंशन देने पर होगा विचार। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। केंद्र की तर्ज पर यूपी में उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने पर विचार किया जाएगा जिनका चयन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2005 से पहले शुरू हुई थी। यह भी कहा गया है कि इस श्रेणी में आने वाले कार्मिकों की संख्या का पता लगाने के लिए विभागों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। उसके बाद वित्त विभाग का परामर्श लिया जाएगा। संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद और शासन के बीच मंगलवार को हुई वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनी। कर्मचारियों को कैशलेस इलाज का मुद्दा भी प्रमुखता से तय हुआ। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। सफाई कर्मियों को प्रमोशन का मुद्दा भी उठा। कहा गया कि पूर्व में इस बाबत निर्णय के बाद भी इसमें अमल में नहीं लाया गया है। वार्ता के दौरान अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी व कार्यवाहक अध्यक्ष एनडी द्विवेदी भी मौजूद रहे। और आप सभी को बता दें, पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर के लगातार कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन भी होता रहा है। और पुरानी पेंशन बहाली और समाप्त भत्तों की बहाली के लिए मंगलवार को संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 ने डीएम आवास के सामने स्थित स्वर्गीय बीएन सिंह की प्रतिमा के सामने धरना दिया। कर्मचारियों ने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन सीएम को भेजा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद पांडे, संयोजक सीएल गुप्ता, दिनेश कुमार, विनय कुमार सिंह, आरके निगम, आरके वर्मा एवं कृतार्थ सिंह, अरविंद कुमार वर्मा, गोवर्धन, आशुतोष मिश्रा, S4 के प्रांतीय मीडिया प्रभारी मनोज यादव, रामप्रकाश यादव, अनुराग सिंह, पीयूष त्रिपाठी आदि इसमें मौजूद रहे। अब देखना ये होगा क्या केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी पुरानी पेंशन बहाली का लाभ मिलेगा कार्मिकों को। आज की कैबिनेट मीटिंग में इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। जो भी कैबिनेट में डिसीजन होगा आप सभी को उसके बारे में जानकारी चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है और इस बार पदों की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। क्या है खबर, जरा नजर डालते हैं इस पे। दूसरे चरण में 1.25 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है। अभी बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 15 से 17 नवंबर तक। वही अभ्यर्थी पंजीयन करने के बाद परीक्षा फॉर्म 10 से 25 नवंबर तक भर सकेंगे। इस बार आयोग के सचिव रवि भूषण ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय के अंदर ही अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि दूसरे चरण की प्रक्रिया को 2 माह के अंदर पूरा कर लेना है। अभी आयोग के पास 70,000 पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई। हालांकि उम्मीद है कि परीक्षा के दौरान सीटें बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफी सीटें खाली रह गई हैं और चयनित उम्मीदवारों ने हजारों ने योगदान नहीं किया है। और ऐसे में आप सभी को बता दें कि जो फेज 1 यानी बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद हैं वो लगभग 50,000 के समथिंग निकलकर सामने आ सकते हैं और वो बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती में ऐड किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के लगभग 1,20,000 पदों पर बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2 महीने के अंदर होने जा रहा है। और जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है साथियों। तो कुल मिलाकर के एक और बड़ी अपडेट बीपीएससी की तरफ से निकल कर आई है कि इस फेज 2 की भर्ती को पूरा करने के बाद प्रत्येक वर्ष बीपीएससी जो है शिक्षक भर्ती का आवेदन लेगी और प्रत्येक वर्ष रेगुलर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बीपीएससी का स्वागत योग्य कदम है कि प्रत्येक वर्ष अगर रेगुलर शिक्षक भर्तियों का आयोजन किया जाता रहेगा तो आने वाले समय में जो शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रशिक्षित अभ्यर्थी बेरोजगार घूमते हैं उनको प्रशिक्षित होकर के बेरोजगार नहीं घूमना पड़ेगा। और ऐसा मॉडल सभी राज्यों को अपनाना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष रेगुलर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आए, चाहे 10,000 पद खाली हों उनके लिए आए, चाहे 20,000 पदों के लिए आए, लेकिन रेगुलर आए जिससे जो प्रशिक्षित बेरोजगार युवा हैं वो इधर उधर भटकते हुए ना घूमें। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार चुनावी लाभ उठाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है और चाहे जो कुछ भी हो, चुनावी लाभ हो या कुछ भी हो, लेकिन युवाओं का तो इसमें कल्याण हो ही रहा है और इस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं सभी राज्यों को कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए। अब देखना यह उत्तर प्रदेश में लाखों पद रिक्त होने के बावजूद भी बाबा जी का कब मूड घूमता है और कब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का अनाउंसमेंट किया जाता है। हालांकि आप सभी को बता दें इसके लिए लगातार प्रयास जारी है लेकिन अभी तक सफलता इसमें नहीं मिल सकी है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
साथियों, एक और खबर निकलकर सामने आ रही बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कि नए शिक्षकों की तैनाती 21 तक, रद्द की गई अफसर और कर्मियों की छुट्टियां। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को भेजा है पत्र। 1,10,000 नए शिक्षक जो बीपीएससी से चयनित हुए हैं उनकी तैनाती की जाने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित कर करीब 1,10,000 नए शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती 21 नवंबर तक कर दी जाएगी। शिक्षकों के योगदान दिए जाने तक शिक्षा विभाग के सभी अफसरों और कर्मियों की छुट्टी रद्द होगी। इसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सभी डीएम को दी गई। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेज निर्देश दिया है कि स्कूल में योगदान की तिथि से ही शिक्षकों का वेतन प्रारंभ होगा। पत्र में कहा गया कि शिक्षकों का पदस्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ही होगा। शहरी क्षेत्रों में फिलहाल किसी का पदस्थापन नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों का आवंटन सॉफ्टवेयर से रैंडम होगा। डीएम का निर्देश दिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार कर ले। 11 से 21 नवंबर के बीच कितने चरणों में आप शिक्षकों का योगदान करा सकते हैं, इसकी समय सारणी बना ले। स्कूल में योगदान कराने के लिए यह आवश्यक है कि प्रधानाध्यापक उस समय उपस्थित रहे, क्योंकि योगदान उन्हीं के समक्ष होना है। प्रधानाध्यापक की योगदान प्रपत्र जिला शिक्षा कार्यालय में समर्पित कर योगदान स्वीकृत कराएंगे। उधर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश है कि जिन शिक्षकों का योगदान नवंबर में हो जाता है उन्हें 1 दिसंबर को वेतन भुगतान तैयारी पूरी कर लें। साथ ही शिक्षकों का स्कूल में पदस्थापन 21 नवंबर तक करा लें, ताकि छठ के बाद स्कूल खुलते हैं अध्यापन शुरू कर दें। शिक्षा विभाग के अधिकारी उसी प्रकार अभियान मोड में काम करेंगे जिस प्रकार 2 नवंबर से पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने को लेकर के किया गया था। कुल मिलाकर के बिहार सरकार काफी तेजी से बीपीएससी टीआरई 1 पॉइंट शिक्षक भर्ती कंप्लीट करती नजर आ रही है। और इसके बाद आप सभी को बता दें 2024 के शुरुआत में ही बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट शिक्षक भर्ती भी इसी तरीके तेजी से कंप्लीट होती नजर आप सभी को आएगी। तो इतनी तेजी से पहली बार संपूर्ण देश में कहीं ना कहीं कोई भर्ती कंप्लीट हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश होता तो ये कहीं ना कहीं और लटकती, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं वर्तमान में अगर लेखपाल भर्ती की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो 2 साल की प्रक्रिया लग गई और अभी उसकी डीबी का प्रोसेस जारी और फाइनल रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस बार जो बिहार सरकार ने एक्शन दिखाया है शिक्षक भर्ती को लेकर के ये काबिले तारीफ है और सभी राज्यों को इसके मॉडल को अपनाना चाहिए। मूव करते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो अल्पसंख्यक कॉलेजों में अलग से जारी होगा भर्ती का विज्ञापन। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा भर्ती, पर अलग कराई जाएगी परीक्षा। इंटरव्यू बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय से ही एक्सपर्ट को किया जाएगा शामिल। प्रदेश के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा, लेकिन यह भर्ती शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों से अलग होगी। इसका विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा, परीक्षा भी अलग होगी और इंटरव्यू में बोर्ड अल्पसंख्यक समुदाय के से ही किसी एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले अल्पसंख्यक महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती का खाका तैयार किया जा चुका है। अब तक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास थी, जबकि अल्पसंख्यक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती कॉलेज का प्रबंधन करता था। अब अशासकीय महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में शिक्षक की भर्ती की जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगा। प्रदेश में कुल 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, जिनमें 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं और बाकी 311 सामान्य महाविद्यालय हैं। नए आयोग के गठन के बाद ही अल्पसंख्यक महाविद्यालयों की भर्ती प्रक्रिया अलग से पूरी की जाएगी। नया आयोग अल्पसंख्यक महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अलग से जारी करेगा। भर्ती परीक्षा भी अलग से आयोजित की जाएगी। इंटरव्यू बोर्ड में आयोग के सदस्य तो शामिल होंगे, लेकिन एक्सपर्ट अल्पसंख्यक समुदाय से ही लिए जाएंगे। प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालय में शिक्षकों के तकरीबन 550 पद हैं, जिनमें से 200 से पद अधिक खाली है। अल्पसंख्यक महाविद्यालय में वर्ष 2012 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। कुछ कॉलेज तो महज 3-4 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं और बंद होने की कगार पर हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों 5 महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग ने प्रबंधन स्तर से भर्ती की अनुमति देती थी, लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आने वाले समय में अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमोशन से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो पदोन्नति के लिए उच्च शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक नेता। राजकीय महाविद्यालयों के करीब 500 प्रवक्ताओं की पदोन्नति 3 वर्ष से नहीं हुई है। इनकी फाइल कभी निदेशालय से तो कभी शासन से कोई न कोई आपत्ति लगाकर रोक दी जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक में भी मुद्दा उठ चुका है, लेकिन पदोन्नति नहीं हुई है। राजकीय महाविद्यालय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से लखनऊ में मिले और जल्द पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। प्रदेश भर में 745 पद खाली। राजकीय महाविद्यालय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह ने भी पदोन्नति की मांग उठाई है। अब देखना ये होगा कि कई वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया क्या इस तरीके के प्रयासों के बाद आगे बढ़ पाएगी या केवल इनको लटकाया ही जाएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इसके बारे में आगे चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों की समस्याओं से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान को बनेगी कमेटी। उच्च प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने संदीप सिंह से की मुलाकात।
खबर क्या है जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राज्य शिक्षा मंत्री संदीप सिंह या बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम से मुलाकात की। वार्ता में मंत्री ने प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि, नियमितीकरण व अन्य मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि वार्ता में शिक्षा मित्रों को की अन्य समस्याओं पर भी जल्द निर्णय लेने की मांग की गई है और प्रमुख सचिव ने कहा कि कमेटी का गठन व बैठक कर शिक्षा मित्रों से जुड़ा प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव सिंह से भी मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव, रमेश मिश्रा, हरनाम सिंह समेत कई नेता शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि पदोन्नति और सूची गड़बड़ी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति की उम्मीद कर रहे शिक्षकों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, जहां समय पर पदोन्नति न होने और सूची में गड़बड़ी से नाराज शिक्षक बस्ती में धरने पर बैठे हैं। वहीं शामली, रामपुर आदि जिलों में बीएसए को ज्ञापन देकर प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। गौरतलब है कि पदोन्नति की प्रक्रिया फरवरी से चल रही, लेकिन यह पूरी नहीं होती दिख रही है। हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को पुनः निर्देश दिया कि अवस्था सूची अपडेट करते हुए 8 नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करें, जबकि बुधवार को यह तिथि भी बीत गई और कई जिलों में प्रक्रिया अभी तक चल रही है। तो कुल मिलाकर के पदोन्नति और सूची गड़बड़ी को लेकर के शिक्षक धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। साथियों, हम मूव कर लेते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की तरफ से 1 नवंबर से लगातार धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और मुलाकातों का कार्यक्रम जारी है। तो आप सभी को बता दें, इसी बीच अब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो हैं ATRA मुद्दे और 19,000 सीटों की लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थी भी मैदान में कूद चुके हैं और उनकी तरफ से कल से बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, अधिकारियों से मिले शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों को ज्ञापन देकर भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को 3 साल से न्याय न मिलने की समस्या से अवगत कराया। अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से बताया कि भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। प्रमुख सचिव ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनको उच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। इसके लिए शासन भी प्रयास कर रहा है। अधिकारियों से मिलने वालों में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह यादव और पुष्पेंद्र सिंह जेलर आदि अभ्यर्थी शामिल रहे। तो कुल मिलाकर के ये 69,000 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी जो ATRA मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं DB में और आरक्षण विसंगति में 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब जो है इन्हें आश्वासन है पूरी तरीके से कि कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा और कोर्ट की शरण से ही मामला डिसाइड होगा। ये तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 2 सचिव जब कोर्ट में प्रेजेंट हुए तो उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण विसंगति मामला कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट से डिसाइड होते ही आंसर की पकड़ वाले मामलों को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा स्पष्ट यही है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे तभी बढ़ना चाहता है जब कोर्ट का डायरेक्शन मिल जाए। हालांकि आप सभी को बता दें सिंगल बेंच का डायरेक्शन मिल चुका है, लेकिन उस डायरेक्शन का अभी तक अनुपालन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नहीं किया गया है और ना ही सिंगल बेंच के आर्डर को DB में चैलेंज किया गया है। तो अभ्यर्थी अपने अपने मैटर को लेकर के DB गए हैं और वहां पर कोर्ट के सिंगल बेंच के आर्डर को चैलेंज किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक सिंगल बेंच के को चैलेंज नहीं किया गया, ना तो सिंगल बेंच के आर्डर के अनुपालन में कोई भी एक्सरसाइज की गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और सरकार की तरफ से। अब बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची के चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार 1 तारीख से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। कई बार उन्हें पुलिस पकड़ती है, फिर शाम को उन्हें इको गार्डन में बसों के माध्यम से छोड़ा जाता है और इसी क्रम में आपको बता दें व्यक्तिगत मुलाकातें भी जारी हैं। अधिकारी, मंत्री, नेता जितनी भी हो सकते हैं एड़ी चोटी का प्रयास किया जा रहा है और 1 तारीख से लगातार ये प्रयास जारी है। कल आप सभी लोगों ने देखा, कल के बारे में जानकारी भी हमने शाम को आप सभी को वीडियो के माध्यम से दी थी कि राकेश सचान जी के आवास पर घेराव करने गए 6800 के अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद में उन्हें इको गार्डन में ले जाकर के छोड़ दिया गया और उधर अमरेंद्र भाई और रंजीत भाई अलग अलग अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकातें कर रहे हैं और हर जगह से अभी तक हमें केवल आश्वासन ही मिल रहा है और आश्वासन
यही मिल रहा है कि कोर्ट से आप सभी की अच्छी पैरवी के साथ ही इस मामले का आप शीघ्र निस्तारण ही किया जाएगा। लेकिन कितनी शीघ्र निस्तारित होगी ये मैटर अभी कुछ भी क्लियर निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और शासन पर दबाव बनाने का जो कार्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिल रही और शासन पर दबाव बनाने का कार्य जो है वो सफल हो रहा है। और जिस तरीके से रणनीतिक रूप से ये 20 दिनों का धरना प्लान किया गया है वो कहीं ना कहीं अपने सफल अंजाम की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहा है। अब आप सभी को बता दें, संपूर्ण पीडीए अभ्यर्थी यानी पीडीए के फुल फॉर्म को साथ ही लगातार पूछते रहते हैं। तो पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। साथ ही 6800 में जिनका नाम है वो लखनऊ पहुंचे और 17 और 16 तारीख के लिए जो भी बड़े कार्यक्रम को डिसाइड किया गया है वो सारी चीज़ें आपको लखनऊ पहुंचने पर रिवील होंगी। और वहां पे एक बड़े जन आंदोलन के साथ साथ महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देने का प्लान एग्जीक्यूट कर लिया गया है साथियों के द्वारा। तो उसे जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के लिए आप सभी का संख्या बल की अनिवार्यता है। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी जो 6800 चयन सूची से जुड़े हैं और जिनको अपनी नौकरी चाहिए, जिन्हें नौकरी नहीं चाहिए उनसे तो कोई बात ही नहीं, जिनको नौकरी चाहिए वो लखनऊ हर हाल में पहुंचे 17 तारीख को। और 17 तारीख के लिए जो भी प्लान डिजाइन किया गया है साथियों के द्वारा उसको सफल बनाने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि यही माध्यम है 1 से 20 तारीख तक का जो प्लान्ड योजना हम लोगों की है, यानी जो हम लोगों ने डिसाइड किया है उसी के फलस्वरूप जो कार्रवाइयाँ की जा रही वो कहीं ना कहीं सफल होंगी। और 20 तारीख की कोर्ट सुनवाई में अच्छी पैरवी देखने को मिल सकती है शासन स्तर से। लेकिन अगर हम लोग घरों में बैठे रहे, नहीं निकले और लखनऊ नहीं पहुंचे तो साथियों कुछ भी संभव नहीं है। और 6800 वाले तो नौकरी बिल्कुल भूल ही जाएं, क्योंकि कोर्ट मामला डीबी में है। अब वहां पे क्या डिसाइड होगा, किस तरीके का आदेश आएगा, ये सारी चीज़ें अभी कोर्ट में है। तो उससे पहले, क्योंकि हम लोगों को नियुक्ति के लिए सरकार ने ही लिस्ट निकाली है और सिंगल बेंच ने उसे क्वेश्चन कर दिया है, तो इसमें अभ्यर्थियों का दोष नहीं, इसमें शासन स्तर का दोष है। और उन्होंने इस सूची को डिफेंड नहीं किया था सिंगल बेंच में, इसलिए निरस्त हो गई। मामला डीबी में है तो डीबी से शीघ्र निस्तारित कराते हुए 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग पूरी करे। हालांकि मंत्री और नेताओं से मुलाकातों में आश्वासन मिल रहा है कि आने वाली कोर्ट सुनवाई में आपकी केस की बेहतर पैरवी के लिए एजी महोदय को उतारा जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑफिशियली अगर निकल कर सामने आ जाए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे तो मौखिक रूप से चीफ जस्टिस महोदय ने बोला था कि आप सभी लोगों की नॉमिनेटेड बेंच डिसाइड कर दे रहे हैं, वो आपके मामले को सुनेगी। लेकिन आज तक नॉमिनेटेड बेंच कहीं निकल कर सामने नहीं आई ना। तो जब तक रिटन फॉर्म में कुछ नहीं आता है तब तक हम सभी को एड़ी चोटी का जोर लगाते रहना है। जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें जारी रखना है, क्योंकि प्रयासों का ही परिणाम होगा आपकी नियुक्ति प्रक्रिया। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि 6800 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी तक पहुंची और अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी लोग नौकरी चाहते हैं तो लखनऊ पहुंचेंगे। अब बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगभग एक बड़ी बहस के बाद आर्डर रिजर्व कर लिया गया है। अब आर्डर रिजर्व हो गया है, फिर भी लगातार बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से कई कयास लगाए जा रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति पा गए हैं उनको बाहर किया जाएगा या नहीं बाहर किया जाएगा। डिसीजन किसके फेवर में आएगा, यानी सरकार या बीएड के फेवर में आएगा या एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में आएगा। तो साथियों सारी चीज़ें अभी तक कोर्ट आर्डर रिजर्व है और कोर्ट का आर्डर कोई नहीं जानता है कि डिसीजन किसके फेवर में आएगा। सभी की अपनी जो है विचार हैं और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो वहाँ के एडवोकेट हैं उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि जो पॉइंट ऑफ व्यू एडवोकेट की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है उसमें एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की हार नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष उनको रखना चाहिए था उस तरीके से वो पूरी अच्छी तैयारी और पैरवी नहीं कर पाए हैं कोर्ट में अपने मामले को डिफेंड करने को लेकर के। लेकिन कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस अगर हार भी जाता है, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी, तो भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी जाएगी नहीं, क्योंकि ये आदेश जब आएगा उसी दिन से ये आदेश लागू होगा, उसे पूर्व वाले अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा। तो ऐसे में जो भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं और नौकरी कर रहे हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको नहीं निकाला जाएगा। लेकिन हाँ, आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां जो होंगी, चाहे बीपीएससी टीआरई 2.0 हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भविष्य में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, या उत्तराखंड हो या मध्य प्रदेश हो, किसी भी राज्य में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से केस हार जाते हैं तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा। और साथियों आपको बता दें, इसके लिए
हम सभी को बेहतर तैयारी के साथ कोर्ट में प्रेजेंट होना था, लेकिन जो जानकारियां एडवोकेट के माध्यम से निकल कर सामने आ रही वो ये है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो भी अधिवक्ता कोर्ट में बहस के दौरान प्रेजेंट थे उनकी तरफ से इतना मजबूत पक्ष नहीं प्रेजेंट किया गया है सुनवाई के दौरान, और कहीं ना कहीं जज जो है सहमत नहीं दिखे थे एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के जो आर्गूमेंट्स थे उनसे। तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर डिलीवर होगा दीपावली के बाद, उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व में चयनित पूरी तरीके से सेफ रहेंगे, आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में इनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी व्यक्तिगत अनुमानों पर आधारित हैं। वकीलों से बात करने के बाद जो भी जजमेंट निकल कर सामने आता है उस पर चीज़ें डिफाइन की जा रही, बाकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी आप सभी की कब, जब रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का तब। लेकिन कुल मिलाकर के अभी आपको संयम बरतना है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के एनआईएस का पक्ष कमजोर रहा है सुनवाई में। इसी आधार पर इन तथ्यों को निकाला जा सकता है कि एनआईएस डीएलएड की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है और आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में इनको मौका नहीं मिलने वाला है। इसके कई बेसिस हैं, उनकी चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी के संघर्ष की जीत हो।